नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे देश की उस सियासत की, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक, और बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। बैठक हुई, कई एजेंडे उसमें जो थे उन पे चर्चा की। 2047 का विजन प्रस्तुत किया गया सरकार की ओर से, लेकिन 8 राज्यों के मुख्यमंत्री उस बैठक में नहीं पहुंचे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी तबीयत के कारण नहीं पहुंचे, लेकिन 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने साफ कहा, जिसमें से आम आदमी पार्टी के दोनों मुख्यमंत्री, केरल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, इनका साफ कहना था कि जब बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार कर दिया गया है, राज्यों के साथ उस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, तो ऐसी बैठक का कोई औचित्य नहीं बन जाता। एक सेतु का काम नीति आयोग करता रहा है, जो पहले योजना आयोग था, और जब इसी अधर्मिता के साथ में केंद्र को काम करना है तो उस बैठक में हिस्सा लेने का कोई औचित्य नहीं। खैर, लेकिन बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है और रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि जो लोग हिस्सा नहीं लिए वो जनता के विरोधी हैं, क्योंकि जनहित की बातें होनी थी, इसमें जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी थी, राज्यों के साथ में एक समन्वय बेहतर तरीके से कैसे स्थापित किया जा सकता है उस पर चर्चा होनी थी। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे, और हमारे साथ अरुण शर्मा जी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, भाजपा से हमारे साथ में सुरेश गर्ग साहब हैं, और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ सेपट साहब जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। गिरधारी लाल सेपट साहब, माफ करिएगा। इन लोगों ने बहिष्कार किया और क्या उनका आर्ग्यू है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा। राजस्थान की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी तबीयत नासाज होने के कारण, मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि कांग्रेस की ओर से अभी अधिकृत रूप से ये नहीं कहा गया, हालांकि ये जरूर कहा गया है कि केंद्र को अगर बेहतर समन्वय बैठाना है तो राज्यों के साथ में उसी तरह से व्यवहार करना चाहिए। लेकिन अभी विपक्ष के और मुख्यमंत्री वहां नहीं पहुंचे, कुल मिला के 8 मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, तो क्या रिएक्शन रहेगा आपका इस पे? देखिए योगेंद्र जी, वैसे तो आपने बता ही दिया, आज के अखबार में भी था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थोड़े अस्वस्थ थे। कल डॉक्टर ने उनको आराम करने की सलाह दी है। जिस तरीके से ताबड़तोड़ महंगाई राहत केंद्रों का वो व्यक्तिगत तौर पे निरीक्षण कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा काम है और पहली बार हो रहा है देश में। तो एक जो गैप होता है हमेशा योजनाओं की घोषणाओं में और एक्चुअली सही लाभार्थी तक पहुंचने में, उसको दूर करने का ये बड़े स्केल का प्रयास है। खैर, आज का मुद्दा ये है कि नीति आयोग की बैठक में कुछ चीफ मिनिस्टर, कुछ राज्य नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस भी, हालांकि मैंने आपको बताया मुख्यमंत्री जी का तो कारण कोई और है, लेकिन फिर भी हम सैद्धांतिक तौर पे ये जो प्रपंच और आडंबर है उसके उठने के दिन आ गए हैं योगेंद्र जी। अब हर तरफ से धीरे धीरे पर्दे उठने लगे हैं कि ये जो, मैंने प्रपंच इसलिए कहा कि इन मीटिंग्स में हमने देखा है कुछ निकलता नहीं है। जिस तरीके का सरकार का, प्रधानमंत्री जी का कार्य करने की स्टाइल हो गई है, किस विपक्ष को तो इस सरकार ने कभी पिछले 9 साल में समुचित आदर या सहयोग कभी न उनको जरूरत है, क्योंकि 303 का घमंड है, अहंकार चढ़ के बोल रहा है सर पे। हर आर्ग्यूमेंट का, हर इश्यू का आर्ग्यूमेंट यही है, हम चुनाव तो फिर भी जीत रहे हैं। तो खैर, उस मद्देनजर कई मुद्दे हैं, जिसमें एक तो ये अब काफी अपरेंट होने लगा है कि विपक्षी राज्यों की सरकार से भेदभाव होते हैं, उनके अकाउंट टाइम से सेटल नहीं होते हैं। मेरे ख्याल में पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने कहा है उनका रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का पूरा फंड रिलीज नहीं किया गया है। एट एनी गिवन डे इन विपक्षी सरकारों के पैसे वहां बाकी रहते हैं। और एक आपने सुना ही है वो डबल इंजन का फॉर्मूला, हर जगह राजनीतिक तौर पे, मतलब आप प्रजातंत्र के बिल्कुल खिलाफ हो। अगर कर्नाटका में देश का होम मिनिस्टर कह रहा हो कि कांग्रेस की सरकार हुई तो दंगे हो गए, उसका मतलब मैं क्या समझूं? जी, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। गिरधारी सेपट जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं। गिरधारी जी,
बीजेपी ने आपका तो जो बाइकआउट किया आपने नीति आयोग की बैठक का, वो आप लोगों ने एजेंडा बताया, आपकी पार्टी के नेताओं ने भी अधिकृत रूप से अनाउंस किया है, लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि जो लोग हिस्सा नहीं लेने आए वो जनता के विरोधी हैं। देखिए सर, नीति आयोग का जो गठन है वो इसीलिए हुआ है कि जनता के बारे में बेस्ट पॉलिसीज बन सके और उनके लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा और या प्रतिनिधियों के द्वारा अच्छे सुझाव आ सके और उन सुझावों में से बेस्ट को प्राथमिकता देते हुए उनको लागू किया जाए। लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार की तानाशाही नीतियां हैं, उसमें देखिए कि आप एक तरफ तो कहते हो कि हमको सहयोग की जरूरत है, दूसरी तरफ यह है कि सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का कि दिल्ली राज्य को शक्तियां दी जाए, और आप 7 दिन बाद के अंदर आप अध्यादेश वापस लाते हो और शक्तियां छीनते हो। एक तो यह है कि आप देना ही नहीं चाहते हो, तो राज्यों से क्या उम्मीद कर रहे हो। दूसरी बात है कि जब सहकारी संघवाद की स्थिति में भी अगर हम कोऑपरेशन एक दूसरे का नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जनता का भी नुकसान होता है और देश के आगे पॉलिसी निर्माण में भी बाधाएं आती है और उनको लागू करने में भी बाधाएं आती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने, जब मोदी जी ने तय कर लिया कि मन की बात करनी है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया को भी रूबरू नहीं करना है, तो फिर मन की बात ही करनी है तो फिर अपने आप बैठ के कर ही लीजिए। जब आपको किसी का सुनना ही नहीं है, तो जब आदमी का जब इज्जत नहीं होगी, जब बात को रखने वाला अपनी बात को रख ही नहीं सकता, केवल सुन सकता है, तो उसका वहां उस प्लेटफॉर्म पे जाना कोई उचित नहीं है। और जिस तरीके से 8 मुख्यमंत्रियों ने ये संदेश दिया है कि हमारी आवाज को इग्नोर की जाती है, और हाल ही कांग्रेस के साथी ने बताया कि जब फंड रिलीज नहीं करते समय पे, जीएसटी का वापस रिटर्न्स नहीं आते, रूरल डेवलपमेंट के फंड नहीं आते, तो निश्चित रूप से आप विपक्ष की जो सरकारें हैं जिन जिन राज्यों पे, उन सरकारों को कमजोर करना चाहते हो, ईडी सीबीआई के द्वारा उन पे रेड मरवा के उनको नतमस्तक करवाना चाहते हो। और इसका जीता जागता प्रमाण है कि आपकी सरकार, बीजेपी की स्वतंत्र सरकार कितने राज्यों में है, बाकी तो छीनी हुई सरकारें हैं। तो आप दूसरे की छीन के और जिस तरीके से लोकतंत्र को तार तार कर रहे हो, उस तरीके से निश्चित रूप से संघवाद का आपने ढांचा खराब कर दिया है और संघवाद की जो डेफिनेशन होती है उसके साथ बिल्कुल छेड़ किए। संवैधानिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं बख्श रहे जो सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग को देखिए, आप ईडी को देखिए, सीबीआई को देखिए। निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने यह तय कर लिया कि मुझे लोकतंत्र से मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे तानाशाही चलेगी और जिसको साथ आना है वो आए। लेकिन हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है, इस देश की अखंडता में हम विश्वास रखते हैं और सहकारी संघवाद की हम रक्षा करना चाहते हैं, आम जनता की बात को रखना चाहते हैं, और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते, वो अपनी मन की बात कहेंगे। अब उनकी सुननी है तो सुनो, नहीं तो कोई मतलब नहीं। जी गर्ग साहब, अभी आपने सुना कि दोनों आपके साथी जो बैठे हुए हैं आपके विपक्षी दल के हैं और दोनों का एक ही एजेंडा है, दोनों साफ साफ कह रहे हैं कि ऐसी बैठक का कोई औचित्य नहीं रह जाता जब संघवाद ही छिन्न भिन्न हो रहा हो। देखिए योगेंद्र जी, मुझे ये समझ में नहीं आया कि आज नीति आयोग की बैठक थी। नीति आयोग की बैठक के अंदर विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को, मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है और वहां के राज्यों की समस्या और वहां के विकास के मुद्दों पे चर्चा होती है। जब आज मुख्यमंत्री अगर उसको ज्वाइन नहीं करेंगे तो ये बताइए उस राज्य के विकास का मॉडल कौन रखेगा? जब मुख्यमंत्री उसको ज्वाइन नहीं करेगा तो वहां कौन कौन से क्षेत्र में विकास करना है? आज जो नीति आयोग की मीटिंग थी वो विकसित भारत 2047 को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग की मीटिंग बुलाई थी कि 2047 तक भारत को हम विकसित बनाना है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि 8 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आए। अब जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के आधे मुख्यमंत्री आए, आधे नहीं आए। तो इससे ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन मुख्यमंत्री समर्थन। अब हिमाचल के मुख्यमंत्री आए और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आए, राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं आए और कर्नाटक के मुख्यमंत्री नहीं आए। तो अरे भाई क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन प्रतिनिधि भेज सकते थे, प्रतिनिधि जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रतिनिधि मना कर दिया, नहीं मना क्या नहीं किया। एक चीज बताइए, देखिए भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार किसी व्यक्ति के लिए मना नहीं करती, लेकिन आप नरेंद्र मोदी जी का विरोध करिए, लेकिन आप विकास, जो राज्य के अंदर विकास हो रहा है उसका विरोध कर रहे हो। आप क्यों विरोध करना चाह रहे हो? आज अगर राजस्थान को कुछ पैसा वहां से मिलता, अगर नीति आयोग जब बैठक में कुछ राज्य के विकास के लिए पैसा मिलता तो उसमें कहां तकलीफ थी? बोलना नहीं बोलना ये तो बाद में पता लगता ना कि साहब बोलने नहीं दिया,
आपने पहले से ये डिसाइड कर लिया कि साहब हमको तो बोलने नहीं दिया जाता। नीति आयोग के अंदर सभी मुख्यमंत्रियों की बात सुनी जाती है और सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने जो भी राज्य का जो भी विकास का मॉडल है वो रखना था। लेकिन साहब आम आदमी पार्टी नहीं साहब, अब आम आदमी पार्टी साहब हमारे अधिकार से, अरे भाई जब आप केंद्र शासित प्रदेश हो और वो केंद्र की राजधानी है, दिल्ली केंद्र की राजधानी है, दिल्ली केंद्र की राजधानी होने की वजह से केंद्र के अधीन दिल्ली रहेगी, तो उनको आप ट्रांसफर इनका एक बात कहना है, कैसे दिया जाएगा? इनको एक कहना है इनका साफ साफ कि हम पे यकीन छोड़िए कोई बात नहीं है, लेकिन कोर्ट के आदेश को तो मानिए, उसके बाद में कोर्ट के आदेश को साइडलाइन करके एक अध्यादेश लेके आ रहे हैं। योगेंद्र जी, कोर्ट के आदेश में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आप अध्यादेश ला सकते हो। ये कोर्ट के आदेश में नहीं, इन्होंने कोर्ट के आदेश को पूरे को पढ़ा ही नहीं, सिर्फ इतना सा पढ़ा कि साहब हम इसको ये जो भी मत चुने हुए प्रतिनिधि उसको दे, लेकिन अच्छा, उसकी पूरी डिटेल में गए नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अरे तुमको क्या भ्रष्टाचार करना है क्या? 53 करोड़ रुपए का जब आप रिनोवेशन में पैसा लगा रहे हो और जब आप गरीबी की बात करते हो कि मैं एक 4 फुट के मकान के अंदर रहना पसंद करता हूँ, चप्पल में जाना चालू करता हूँ, वो 53 करोड़ रुपए अपने रिनोवेशन के अंदर मकान में लगा रहे हैं, तो वो क्या है? वो सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। 2 मंत्री भ्रष्टाचार के अंदर जेल में है। क्यों जेल में है? क्योंकि ये भ्रष्टाचार करते हैं। तो आप शराब घोटाला इतना बड़ा हो गया, 40% कमीशन की सरकार खोई है अभी आपने कर्नाटक में। बात भ्रष्टाचार की आपने तो 144 करोड़ का घोटाला किया है अभी। अरे शराब का आपके मंत्री अंदर क्यों है? जमानत क्यों नहीं मिल रही? आपके 2 मंत्रियों को जमानत क्यों नहीं मिल रही? सर सुनिए, नीति आयोग में यही तय होना था क्या कि आपके 2 मंत्री अंदर हैं? ये लोग बोलते हैं कि 40% सरकार नीति आयोग के अंदर विकास के मुख्य से इन्होंने बोला है कि साहब हमको ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार हमारे छीन लिए गए, तब उसका मैंने जवाब दिया है। लेकिन जो नीति आयोग सुने सुरेश जी, अगर सरकार चुनी हुई, आज में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, चुनी हुई सरकार है, वो फिर किस काम के लिए वहां पे? अगर जो उनके अंडर में अधिकारी कर्मचारी, अगर उनके भी ट्रांसफर पोस्टिंग जिसको कहां यूज करना है, अगर वो भी उसको अधिकार नहीं है, तो आज मान लो राजस्थान है, को अध्यादेश लेकर के आ जाएगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कुछ नहीं करेगा, कलराज मिश्र जैसे कहेंगे वैसे ही करेंगे। मैं तो आपसे वैसे जानना चाह रहा हूं, योगेंद्र जी, वैसे जानना चाह रहा हूं योगेंद्र जी, मुझे ये बताइए। सरकार नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो। राजस्थान और दिल्ली के अंदर रात दिन का अंतर है। राजस्थान एक स्वतंत्र स्टेट है, लेकिन आपकी वो केंद्र शासित प्रदेश है और वहां पे पूरे हिंदुस्तान का राजधानी है, तो आपको पूरे हिंदुस्तान को वहां से चलाना है। आपको कैसे पावर दे देंगे वहां पे? केवल आईएएस अधिकारियों को पावर दिए। बीजेपी की सरकार थी वहां पे, तो बीजेपी की सरकार के पास पावर नहीं थे, कांग्रेस के पास नहीं थे। आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, आपको याद आ रहा है कैसे आम आदमी पार्टी की? तो केवल भ्रष्टाचार के ऊपर आधारित हो आप लोग। 43 करोड़ रुपए का घोटाला किया, 53 करोड़ मकान के रिनोवेशन में ताकि मैं 4 फुट के मकान में रहने को। सुनिए, देखिए शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सुषमा जी रह चुके हैं, मदन लाल खुराना जी रह चुके हैं, साहिब सिंह वर्मा रह चुके हैं, आपको बहुत लंबी लाइन है कि वहां जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कभी पहले ऐसा नहीं आया कि हाँ ठीक है चुनी हुई सरकार अपना काम करती है, तो अचानक ही क्या हो रहा है? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। सुनिए, मैं इनकी पार्टी के स्पोक्स पर्सन का ये भी कहना है कि दिल्ली एमसीडी के इलेक्शन जीत गए, उसके बावजूद भी इतने अड़ंगे लगाए गए, फिर वो कोर्ट से ही हमें लेकर के आना पड़ा कि आप गलत कर रहे हैं। तो अब ये बताइए कि ये तो तय है कि फिर सुने राज्य खत्म करा दीजिए। योगेंद्र जी, आप फिर गलत बोल रहे हो। मैं नहीं बोल रहा। देखो मेरी बात सुनो, मैं नहीं बोल रहा। मैं कह रहा हूँ चैनलों में सबने लाइव दिखाया इलेक्शन, एमसीडी इलेक्शन की बात कर इनके नहीं आप नगर निगम के चुनाव के लिए बोल रहे हो ना, लोगों ने लाइन में दिखाया है वहां पे किस तरह से आम आदमी पार्टी ने हंगामा किया है, किस तरह से वो चुनाव सवाल नहीं सुन रहे, पूरा सवाल नहीं सुन रहे। मैं ये नहीं कह रहा कैसे क्या, मेरे उस पर नहीं जाना, मैं उसके बात नहीं कर रहा, मेरा कोई अधिकार और ड्यूटी भी नहीं है इस पर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इनके, आपने पूरा सवाल नहीं सुना, इनके स्पोक्स पर्सन का ये कहना है कि एमसीडी के इलेक्शन में भी हमें हमारा पद लेने के लिए कोर्ट में जाना पड़ा। मैंने ये कहा, आप उसको सुनिए पूरा, इसमें क्या गलत कहा है मैंने आपसे? हाँ, तो इनके प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं पद लेने के लिए। आपने बीजेपी ने हमारा महापौर किस तरह से हमको कोर्ट में जाना पड़ा, जाके हमने हंगामा कर रहे हैं। जब हमारे भारतीय जनता पार्टी हाथापाई दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को खराब चाहे संविधान से हाथापाई की है, बात करते हैं भ्रष्टाचार। अरे अंबानी अडानी को आपने वो जगह पनपा दिया, भ्रष्टाचार बंद कर रहे हो। पंजाब में बंद कर दीजिए आप। अडानी अंबानी की बात करते हो, पंजाब में क्यों दे रखा है? पंजाब में बंद करिए उनका काम। तो कॉमन इश्यू सुनिए, भ्रष्टाचार, बलात्कार,
नाले में पानी नहीं आ रहा, सड़क पे पानी बह रहा है, वो मर गया, ये जी गया, ये फालतू की बातें नहीं। मैं नीति आयोग पर आप लोग फोकस करिए और उसी पे अपन बात करना चाहेंगे, क्यों तो बहिष्कार हो रहा है, नीति आयोग क्यों जरूरी है, और जो अगर शामिल नहीं हुए तो वो क्यों जनता के विरोधी हैं, मैं कुछ जानना चाह रहा हूँ। चले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम चल लो। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करें नीति आयोग की बैठक की। निश्चित रूप से नीति आयोग की बैठक महत्वपूर्ण बैठक होती है और 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक है। प्रधानमंत्री ने उसकी अध्यक्षता की है। बहुत सारे एजेंडे ऐसे थे जिन पर फोकस किया गया। 2047 के विजन की बात इसमें कही गई है, और मुझे वापस आऊंगा आपके पास में। 2047 का विजन लेकर के चल रही है वर्तमान सरकार, और पहले प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग, अभी नीति आयोग बन गया है। तो 2047 को लेकर के चले। अशोक गहलोत जी की तबीयत नासाज थी, आपके 2 मुख्यमंत्री चले भी गए वहां पे, क्योंकि कांग्रेस का कोई ऐसा एजेंडा नहीं रहा कि हम बाइकआउट कर रहे हैं। तो 2047 के एजेंडे को लेकर के कुछ इस पे फोकस करना चाहेंगे कि हाँ, वास्तव में उस और सबको एक साथ लेके, या फिर सरकार जिस दिशा में चल रही है उसमें सभी राज्यों, क्योंकि संघवाद है हमारे यहाँ पे, और हम सोच के चले कि यूनियन गवर्नमेंट अकेली ही कुछ कर सकती है, केंद्र में बैठी हुई सरकार बिना राज्यों के संभव नहीं है। क्योंकि यही हमारा पहले से ये मालूम था, जब संविधान बनाया जा रहा था तो कहीं न कहीं संदेह था कि आगे कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं, तो उसी रूट लाइन पे तय किया गया था। तो अभी 2047 का एक विजन लेकर के प्रधानमंत्री चल रहे हैं, और क्या लगता है आपको कि अगर कोई गैप है तो उसे दूर करना चाहिए, डिफरेंसेज हैं उन्हें दूर करने चाहिए, क्योंकि देश के हित का मामला है ये। देखिए, जरूर किया जाना चाहिए। एक सामंजस्य नाम की चीज होती है जो जिंदगी भर हमने देखा है। 65 साल की मेरी उम्र है विपक्ष के साथ सरकार का। हमने बहुत आदर से अटल जी को, अडवाणी जी को, जब वो विपक्ष में थे, 1-2 बार तो 2 सीटें भी थी, तब भी यथोचित सम्मान विपक्ष को दिया है। सुषमा जी हों, अरुण जेटली जी हों, इसके 20 एग्जाम्पल हैं जबकि विपक्ष को सम्मान रखा गया। आप उसको कॉन्ट्रास्ट में 9 साल से विपक्ष के साथ बिहेवियर देख लीजिए, जो इस उद्घोषणा से एंटर हो चुनाव में कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। एक्चुअली इनको कांग्रेस मुक्त भारत नहीं चाहिए, इनको प्रश्न मुक्त भारत चाहिए। कोई एक आदमी नहीं चाहिए जो इनसे सवाल पूछे। प्रधानमंत्री, मैंने आपको शुरू में ओपनिंग में भी निवेदन किया, अब ये प्रपंच और आडंबर अब उठने लगा है। आप कोई से भी लुभावनी बात करो, विकसित 2047, आपका ट्रैक रिकॉर्ड तो देखा जाएगा ना। जो पिछली बार आपने क्या क्या 2 करोड़ लोगों को रोजगार, 200 स्मार्ट सिटी, एक कतार है अपूर्ण उसकी। रही बात, अब सुरेश चंद्र जी को अचानक समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, ये क्यों नहीं आ रहे हैं। मेरे ये समझ में नहीं आता कि विकसित, देखिए हमारा भी तजुर्बा है 8 साल का इन नीति आयोगों की मीटिंग का। मैंने आपको पहले भी कहा, सिद्धांततः ये आप आदमी से हमारा कोई प्रेमालाप नहीं चल रहा है फिलहाल तो, क्योंकि जाने अनजाने इन्होंने ठीक ठाक नुकसान हमारा ही पहुंचाया है। लेकिन सिद्धांततः ये बिल्कुल गलत है जो इस सरकार के साथ, दिल्ली सरकार के साथ किया जा रहा है। मतलब आप हार पचा ही नहीं पा रहे। आपको 2 बार रगड़ दिया उस पार्टी ने, इसके लिए आप उसको कभी माफ करने को तैयार धरातल से खत्म कर दिया। पहले कभी मतलब जीरो करके कोई परवाह नहीं है। आप पहले कहते कि नुकसान हमारा ही कर रहे हैं, लेकिन हम सैद्धांतिक रूप से वापस कर रहे हो। जीरो कर दिया। सही बताया था कि इतनी साल दिल्ली सरकार की गवर्नमेंट बीजेपी कांग्रेस की चली है, ये सवाल तो कभी उठा ही नहीं। ट्रांसफर पोस्टिंग हम करेंगे। आप मतलब 71,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर प्रधानमंत्री बांटना चाहता हो जिस देश में, 2 करोड़ का वादा करके, ये किस टाइप का तमाशा है? कोरियर से भेजो, आते रहे अपॉइंटमेंट लेटर, जिंदगी भर रहे हैं। हर चीज में नाटक प्रपंच अब बंद होगा। और ये जो आग्रह है ना कि डबल इंजन की सरकार ही अब इस देश में चलेगी, ये आपके बेसिक तंत्र के खिलाफ है। आप नॉर्थ ईस्ट की हालत देखिए, ये डिसिसिव सरकार है, हर जगह दंगे हो जाते हैं। आप देखिए, जल रहा है
नॉर्थ ईस्ट। मणिपुर गए तो नहीं आप चुनाव के तुरंत बाद? किसी भी होम मिनिस्टर को जाना चाहिए। जल रहा है एक प्रदेश, आपको अब 15-20 दिन बाद पहले असम वसम जाके कल फुर्सत मिल रही है। ऐसे ही मिजोरम वर्सेस आसाम में खुलेआम गोलीबारियां हुई हैं दो राज्यों की जनता के बीच। देखिए कुछ टूट रहा है, बहुत गंभीर मामला है, तू में तक सीमित नहीं है ये। मेरा तो संशय ये है कि बीजेपी के चीफ मिनिस्टर को भी कोने में ले जाके आप पूछो तो शायद दर्द की सिसकियां निकलेंगी उसके यहाँ से भी। वो तो चलिए, मैं मजबूर है। गिरधारी जी आपके पास में आना चाहूंगा, अपनी बात आप 30 सेकंड में कहिए क्योंकि टाइम हमारा हो रहा है पूरा। चलते चलते हम जानना चाहेंगे कि क्या इससे कुछ हासिल हो पाएगा कि बाइकआउट करें, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म कुछ लोगों का कहना है कि उससे बाइकआउट नहीं करना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। अगर नहीं सुनते हैं तो आपके पास में बड़ी ताकत है जिसे आप बाहर लाके कह सकते हैं कि बोलने का अवसर नहीं दिया गया। देखिए सर, हमारे संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, और जिस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म किया जाए, दबाया जाए, कुचला जाए, उस देश का निश्चित रूप से गड़बड़ होने वाला है। आने वाला समय ज्यादा अच्छा नहीं है सर, मैं आपको निश्चित रूप से कह रहा हूं। पहले भी रहा है संघवाद, आज भी है और आगे रहना चाहिए। देश हित में है संघवाद, सहकारिता संघवाद बहुत जरूरी है देश में, क्योंकि अलग अलग भाषा संस्कृति सब अलग अलग है, जी, जी। इसलिए संघवाद लेकिन अब जरूरी इससे है। हासिल क्या होगा बाइकआउट करने से? बाइकाट करने से हम एक बड़ा मैसेज देना एक चाहते हैं कि संकेत निश्चित है रूप सर, से संकेत है हमारा संकेत है। कि हम हम सहन नहीं करेंगे। बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, हम वहाँ पे लड़ेंगे सर। अब 30 सेकंड में सर अपनी बात नपी तुली मैं कह 2-3 दीजिए आप। चीजें कहना चाह रहा हूँ। फटाफट बोल इन्होंने दीजिए। रोजगार की बातें कर रहे हैं कि साहब 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष। एनओसेक नेशनल स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट का रिपोर्ट है, 14 करोड़ 78 लाख नए ईपीएफ अकाउंट खुले हैं। 14 करोड़ 78 लाख नौकरी के बिना, उनको पैसे बिना तो ईपीएफ अकाउंट नहीं खुल सकते। ये एनएसओ की रिपोर्ट है। 14 करोड़ 78 लाख, उसको पिछले 9 साल से डिवाइड कर लो, कितने होते हैं, कितने रोजगार होते हैं। ये कल भास्कर की रिपोर्ट है, इसके अंदर लिखा हुआ है पिछले 5 साल के आंकड़े के, 5 साल के आंकड़े के 28 लाख करोड़, 28 लाख करोड़ रुपए, 50 करोड़ जनधन अकाउंट के अंदर, 50 करोड़ जनधन अकाउंट में 28 लाख करोड़ रुपए। बीजेपी का झूठ बोलना कल्चर हो गया है। नहीं, रिपोर्ट है, एनएसओ की रिपोर्ट है। एनएसओ की रिपोर्ट है, हम तो झूठ नहीं बोल रहे। एनएसओ की रिपोर्ट है, माफी चाहूंगा, समय हो चुका। मैं सुरेश जी, मैं माफी चाहूंगा, आपसे कहा था 30 सेकंड में अपनी बात कहिए। तो बड़ी खबर में हम चर्चा चाह रहे थे कि नीति आयोग की बैठक पर अपना अपना एजेंडा है। कुछ लोगों ने बहिष्कार किया है, जो बहिष्कार कर चुके हैं वो उनका अपना एक एजेंडा है कि उनका साफ कहना है कि वहां बोलने नहीं दिया जाता तो जाएंगे क्यों। बीजेपी का कहना है कि जो नहीं गए वो जनता के विरोधी हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।